नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी आशुतोष पाटील. जय महाराष्ट्राच्या आजच्या विशेष मुलाखतीत विशेष पाहुणे आहेत. अर्थात भारतीय जनता पक्षातलं एक मोठं नाव, महाराष्ट्रातला एक मोठा नेता आणि केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी. सर, स्वागत जय महाराष्ट्र की इस विशेष मुलाकात में. सर, आप जैसा नेता महाराष्ट्र में आज बीजेपी के लिए जब मैदान में उतर रहा है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बिल्कुल बढ़ गया होगा. आप कार्यकर्ताओं को अभी इलेक्शन के इस दौर पे आप क्या सूचना दे रहे हो? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी बूथ प्रमुखों के साथ महाराष्ट्र के संवाद किया और जो हमारी मूल पद्धति है काम करने की, जहां हम हर परिवार से, हर मतदाता से सीधा संवाद करते हैं, सीधा रिश्ता नाता जोड़ते हैं, उस पर बल देते हुए इस चुनाव में महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने का संकल्प महाराष्ट्र में हर कार्यकर्ता ने ले लिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम पूरी जोश के साथ कार्यकर्ता हो, हमारे विचार परिवार के सभी कार्यकर्ताओं सब काम पे लग गए हैं, इस बार एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ महायुति की सरकार फिर बनने जा रही है, जो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र को आगे चल के एक विकसित भारत का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाएगी. हम आज भी भारत में नंबर 1 स्टेट है और कल भी भारत की विकास यात्रा में महाराष्ट्र की प्रगति को और पंख लगेंगे, ये हमारा विश्वास है. जय महाराष्ट्र के माध्यम से लाखों महाराष्ट्र के निवासी ये इंटरव्यू देख रहे हैं. आप उनको क्या आश्वासित करना चाहते हैं कि आपको ही उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? मुझे लगता है कि हमने कई सारे सरकारों को आते और जाते देखा है. कांग्रेस ने विशेषकर वर्षों वर्षों तक देश पर राज किया. झूठे आश्वासन और एक प्रकार से भारत को कमज़ोर बनाने के अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं पाई. जिस प्रकार से बाकी अन्य देशों में तेज गति से विकास हुआ, दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज में भारत पिछड़ गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के विजय के बाद जिस प्रकार से 10 वर्ष में भारत में ऐतिहासिक विकास और प्रगति हुई है, जिस प्रकार से पहले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और अब 2.5 साल से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति मोदी जी के दिखाए हुए मार्ग पर तेजी से विकास कर रही है. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर हो, जनहित की सेवाओं के कार्य हो, चाहे वो उद्योग और रोजगार, व्यापार और कारोबार को गति देने की बात हो. महाराष्ट्र में गोल्डन पीरियड महायुति के सरकार के समय में लोगों ने अनुभव किए और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्रवासी समझदार हैं. हर महाराष्ट्रन को समझ है कि महाराष्ट्र को आगे भी अगर नंबर 1 रखना है, विकसित भारत की यात्रा में महाराष्ट्र को अग्रसर रहना है, आगे रहना है और महाराष्ट्र के लोगों के जीवन को एक अच्छा नया सवेरा देखना है. हर झोपड़पट्टी वासी को अपने स्थान पर एक पक्का घर चाहिए. लोगों को नए रोजगार और कारोबार और व्यापार के अवसर चाहिए. महाराष्ट्र को दुनिया से सबसे सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. महाराष्ट्र में नए प्रकार से लोगों के सामान्य व्यक्ति को नए अवसर मिले, हमारे युवा युवतियों को नए अवसर मिले, व्यापार बढ़े. हर पहलू को ध्यान में रखते हुए महायुति एकमात्र पर्याय है जो महाराष्ट्र को मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के डबल इंजन के रूप में प्रगति और तेज गति से विकास की तरफ लेके जाएगी. सर, आपने कहा कि कांग्रेस के राज में और महाविकास आघाड़ी के राज में महाराष्ट्र पीछे जा सकता है या पीछे गया है. कोई उदाहरण बताएंगे? बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ. ये तो महाविकास आघाड़ी अपने आप को बोलते हैं, तो महाविनाश आघाड़ी है. आप कल्पना करिए कि उनके छोटे से 2.5 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से पूरा मेट्रो का काम ठप हो गया. एक व्यक्ति की एक
ख्वाबी सोच के कारण बस प्रेस्टीज इशू बना के एक पूरा प्रोजेक्ट ही ठप कर दिया, जिससे लाखों यातायात करने वाले सवारियों को लाभ मिल सकता था। कोस्टल रोड का काम मैं रोज देखता था, जब भी मुंबई आता था कुछ दिखता ही नहीं था काम। अटल सेतु जैसा कार्य जो 1962 में कल्पना की गई थी, कांग्रेस ने तो चलो नहीं किया 40 साल 50 साल तक, 2014 तक, पर 2014 में मोदी जी की सरकार आई, फडणवीस की सरकार आई, तो 14 में तुरंत अटल सेतु का काम शुरू किया, जो 1962 में कॉन्सेप्चुलाइज होता है, उसकी सोच बनी थी। कितने साल? 52 साल बाद, 52 साल कांग्रेस बैठी रही। हमने काम की अहमियत समझी। हम एक आइलैंड सिटी है, टापू है, 7 टापू का एक शहर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बची नहीं है। ओनली वे मुंबई कैन ग्रो, मुंबई को अगर आगे लेके जाना है तो मेनलैंड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और ये कितना जरूरी था ये आप और हम और सब महाराष्ट्र मुंबई के लोग जानते हैं। अब कोस्टल रोड भी भयंदर तक आ जाएगी, महायुति सरकार जीतती है तो। हमने टेंडरिंग भी कर दिया है, हमने उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस भी ले लिया है। तो आप कल्पना करिए, हम यहाँ बैठे हैं गोरेगांव में, यहाँ से आप नरीमन पॉइंट 20-22-25 मिनट में पहुँच जाएंगे, बोरिवली से 30 मिनट में पहुँच जाएंगे, बोरिवली दहीसर से। आपको पूना जाना हो तो यहाँ से 2 घंटे में, या दहीसर से 2.25 घंटे में सीधा आप पूना तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो पूरा बेल्ट है, कल्पना करिए इसके क्या विकास की संभावना खुल गई है। नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे। मुंबई में आप रहते हैं, वर्षों वर्षों से हमारा गंदा पानी सुएज समुंदर में डाला जा रहा है, प्रदूषण किया जा रहा है, कितना समुंदर को पानी को खराब किया जा रहा है। शिवसेना ने भी, कांग्रेस ने भी कभी सोचा ही नहीं इसका। देवेंद्र फडणवीस आने के बाद इसकी पूरी प्लानिंग हो गई, फिर भी महाविनाश अघाड़ी आई, इन्होंने लाचारी से कुछ काम ही नहीं किया। तो फाइनली जाके अब शिंदे जी की सरकार आई तो मुंबई कॉरपोरेशन ने उसके टेंडरिंग की। आज सभी जो हमारा गंदा पानी है ये ट्रीट किया जाएगा, इसको ग्रीनरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होगा। मुंबई का वाटर सप्लाई भी ऑग्यूमेंट होगा, बढ़ेगा, और बाकी पानी जो समुद्र में भी गया तो अच्छा जाएगा, गंदा नहीं करेगा समुद्र। मछली नहीं मारेगा, जिससे कोली समाज को भी फायदा होगा, नहीं तो मछली मर जाती है गंदा पानी डालने से। तो ये एक बहुमुखी सोच मोदी जी की है, बनाम लटकाना पटकाना। आखिर कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल में कभी अपने कार्यालय दफ्तर नहीं जाए, तो आप कल्पना करिए कि देश और प्रदेश कैसे चल सकते। आप तो 2 दिन दफ्तर नहीं जाओगे तो आपको तो लगेगा कि चैनल में क्या हो रहा है, अस्वस्थ हो जाओगे। यहाँ तो 2.5 साल में मुख्यमंत्री ऑफिस तक नहीं गए कभी। ये लाचारी हो गई थी महाराष्ट्र में, लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब महाराष्ट्र का कोई भविष्य है, और इन्हीं के कारण महाराष्ट्र पिछड़ रहा था। आप विकसित भारत की बात हमेशा करते हैं, महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके विरोधी जो है ये अभी मुंबई में जो बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, धारावी प्रोजेक्ट, उसको लेके एक आलोचना कर रहे हैं कि मुंबई ये एक बिजनेसमैन के हाथों बिक जाने वाली है। यहाँ के लोगों को, आपने जो बात कही कि वही के वही उनका पुनर्स्थापना होनी चाहिए, लेकिन लोगों को उठा के बाहर फेंका जाएगा, धारावी के लोग बाहर जाएंगे। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूं कि महाविनाश अघाड़ी एंटी स्लम ड्वेलर्स है, एंटी डेवलपमेंट है। ये विरोध करती है कि झोपड़पट्टी वालों को एक अच्छा घर, पक्का घर उन्हीं के स्थान पर जहां वो रहते हैं वहां पे मिले। इनकी इच्छा है वो गरीबी रहे। इनकी सोच 1947 से आज तक यही रही है कि इनको गरीबी में रखना और हमारे ऊपर निर्भर रखना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ही इनको डिफाइन करती। झोपड़पट्टी के लोगों को अच्छा घर मिले, इसमें आनंद लेना चाहिए या इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करनी चाहिए? और अगर कोई, तो टेंडरिंग हुई थी, बिडिंग हुई थी, कोई भी आके ले सकता था। अगर इनको लेना था तो ये आके बिड करके ले लेते। हमें तो विकास चाहिए। कि मैं तो सायन में पैदा हुआ हूँ, सायन में धारावी से सट कर है, बाजू में ही है। सायन में पैदा हुआ हूँ, 35 साल वहाँ रहा हूँ। अभी अभी प्रचार में अपने घर के बाजू में से गुजरा हूँ सायन को में। अब मेरा तो बचपन से मेरी सपना था कि धारावी का रीडेवलपमेंट,
और उनको वहीं पर घर मिलने वाले। जो ये प्रचार यहाँ के आमदार असलम शेख कर रहे हैं ये टोटली फॉल्स है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पास फॉल्स नैरेटिव के अलावा कुछ है ही नहीं। शरद पवार तो मास्टर है फॉल्स नैरेटिव के। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो ट्रांजिट के लिए आएगा और वापस जाएगा जब तक झोपड़पट्टी को रिहेबिलिटेशन वहाँ हो सके। आखिर आप कल्पना करिए कि वहाँ इतना डेंस है कि वो रीडेवलप कैसे होगा। किसी को तो बाहर बेच के जगह खाली करके बनेगी तब वो वापस जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए ये पहली सरकार है एकनाथ शिंदे और फडणवीस और अजीत पवार की, हमने जीआर निकाला है और मैंने मीटिंग्स करी है बीएमसी, एसआरए, माडा, एमएमआरडीए सबके साथ। उसमें मैंने कहा भाई जो पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन की ज़मीन है उस पर अधिकार लोकली होना चाहिए। यानी अगर मलाड में कोई पीएपी बनता है तो मलाड उसी असेंबली के अंदर के लोगों को उसमें प्रायोरिटी है। डिमांड नहीं हो तो असेंबली से सट कर असेंबली, यानी मलाड के बाजू में अगर गोरेगांव है या कांदिवली है उसके लोगों को, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके। बट बिल्डर को, डेवलपर को टीडीआर दिया जाएगा, उससे वो करोड़ों मुनाफा कमाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए भाई साहब, अगर इतने हमारे को गरीबों को जब स्लम रीडेवलपमेंट करते हैं, ये तो बाला साहेब ठाकरे ने स्कीम बनाई थी ना, उद्धव ठाकरे जी के पिताजी ने ही बनाई थी। पर ये तो हम सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का जो अपमान आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, उनकी हर नीति, हर सिद्धांत को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कल अमित भाई ने ठीक कहा, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। कहाँ उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के लिए जी जान देते थे, कहाँ उद्धव ठाकरे जी ने, कहाँ बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी ने तो हिंदुत्व को भी त्याग दिया। उद्धव ठाकरे जी तो जाके गोद में बैठ गए शरद पवार और कांग्रेस के, एक बी टीम बन गए, सब सिद्धांतों को त्याग दिया और खुद तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स में एक समुदाय के पीछे भाग रहे हैं जीतने के लिए। बहुत ही शर्म की बात है उद्धव ठाकरे की। और मैं समझता हूँ बाला साहेब ने जो समझदारी से स्कीम निकाली थी स्लम रीडेवलपमेंट के क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे, ये फ्री में घर बनाए, उसी स्थान पर झोपड़पट्टी वालों को एक अच्छा घर मिले, उनके बच्चों को ये दर्दनीय जीवन ना बिताना पड़े, वो स्कीम अच्छी थी। और वो क्रॉस सब्सिडी के मॉडल में वो झोपड़पट्टी वालों को घर मुफ्त में मिले और इनका जो खर्चा है वो क्रॉस सब्सिडी में मिले। इस स्कीम में कोई बुराई नहीं है, सभी ने किया है। इनके शासन में नहीं अगर हुआ तो ये इनकी गलती है और ये इनकी सोच है, बैकवर्ड सोच है कि झोपड़पट्टी वालों को गरीबी रखना। मैं समझता हूँ हर एक झोपड़पट्टी वाले ने महाविनाश अघाड़ी के खिलाफ वोट देना चाहिए। इनको ऐसा मुंह चखाना चाहिए, ऐसी चोट देनी चाहिए कि कभी ये झोपड़पट्टी वालों के विकास के पीछे आलोचना ना कर सके या रोक ना सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस के साथ गए उद्धव ठाकरे, लेकिन वो बाला साहब का सम्मान करते ही नहीं कभी। आज मुंबई में मैनिफेस्टो रिलीज हुआ कांग्रेस का, उसमें बाला साहब ठाकरे की छवि दिखाई देती है। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी ने ये चैलेंज अभी तक स्वीकार नहीं किया। अमित भाई ने जो चैलेंज दिया था कि राहुल गांधी को यहाँ बुला के उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के मुंह से कहलवाना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे बड़ा आदमी था, बाला साहेब ठाकरे बहुत विचार उच्च थे, उनके हिंदुत्व के जो विचार थे उससे राहुल गांधी सहमत है। वीर सावरकर के बारे में जो बाला साहेब के विचार थे वो राहुल गांधी ने अपने मुख से कहने चाहिए। ये चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया था, ये चैलेंज स्वीकार करके राहुल गांधी जी को ये 18 तारीख के पहले यहाँ लाए और हिंदुत्व का गुणगान कराए, वीर सावरकर का गुणगान कराए, तभी मानेंगे कि कांग्रेस वीर सावरकर का सम्मान करेगी। नहीं तो कांग्रेस के तो दो वो होते ही हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर के बात करते हैं, उनके संविधान की बात करते हैं, लेकिन भारत रत्न सम्मान्य बाबा साहेब आम्बेडकर का जो अपमान नेहरू जी के समय से कांग्रेस ने किया, नेहरू जी स्वयं आए थे उनको हराने यहाँ, चाहे वो विदर्भ में हो चाहे मुंबई में हो, उन्होंने आह्वान किया था कि बाबा साहेब आम्बेडकर को हराना है कांग्रेस पार्टी, और हराया भी था। तो मैं समझता हूँ गांधी परिवार को तो कोई
अधिकार ही नहीं है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें, संविधान की बात करें या बाला साहेब ठाकरे की बात करें। आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपको 400 पार इसलिए चाहिए था कि आपको संविधान बदलना मैंने था। बताया ना, शरद पवार जी ने आज भी आरोप किए। फेक नैरेटिव बेचारे, एक झूठ एक बार इनके गले लोगों ने गलती से समझ लिया। महाराष्ट्र की जनता बड़ी समझदार है, दूसरी बार ये झूठ इनका गले नहीं उतरेगा। उल्टे बैकफायर करके जो शरद पवार जी की थोड़ी बहुत सीट आनी थी वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि ये हमको गुमराह करा जा रहा है। शरद पवार जी और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, कोई विकास की इच्छा नहीं है, कोई झोपड़पट्टी वालों को अच्छा घर दिलाने की इच्छा नहीं है, गरीबों का उद्धार करने की इच्छा नहीं है, मिडिल क्लास को अच्छा जीवन मिले उसके लिए कुछ उनके पास ठोस कार्य नहीं है। इसलिए झूठ के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इनका विजिटिंग कार्ड में है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता देने जा रही है। सर, आपको सबको साथ ले जाने वाली पार्टी है, फिर आप ये क्यों कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है? क्योंकि जो एंटी नेशनल फोर्सेस है, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, अगर उनको हमने प्राथमिकता दे दी, और शरद पवार जी हो या कांग्रेस, और आज तो उद्धव ठाकरे भी उनके साथ जुड़ गए, ये लोग समाज को बांटने में लगे हुए, कभी धर्म के आधार पर, कभी जात के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। ये तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स, समाज को बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है महाविनाश अघाड़ी की, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी और हमें सारे समाज को साथ लेके आगे काम करना है। अभी मैं कार्यक्रम करके आ रहा हूँ शाहनवाज हुसैन जी के साथ, उसमें यूनुस खान जी हमारे यहाँ के नेता हैं, शाहनवाज हुसैन जी। हम सारे समाज को साथ लेके चलते हैं, हम इनकी तरह तुष्टीकरण नहीं करते। आखिरी सवाल, आप यहाँ से मुंबई से लोकसभा की सीट जीत के आए, आप कॉमर्स मिनिस्टर हो, आपने जीतने के बाद या इतने दिनों में महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एज ए कॉमर्स मिनिस्टर आपका योगदान क्या रहा? आपके जानकारी के लिए, मेरे क्षेत्र की अगर बात करें तो लोग घंटों परेशान होते थे आकुर्ली ब्रिज पे, जो काम और साल भर चलता जिस स्पीड पे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। मैंने 7 बार वहाँ निरीक्षण किया, स्वयं अधिकारियों को बताया कैसे काम स्पीड अप करने हैं, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, कैसे समय बढ़ाना। उसको 93 डेज 93 दिनों में काम खत्म किया। पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक का निजात मिली। उसके नीचे अंडरपास बनना था, MMRD अधिकारियों ने कहा इसको 9 महीने लगेंगे, 25 दिन में खत्म किया। थोड़ी असुविधा हुई लोगों को, मुझे भी मैसेज आए, पर सिर्फ 25 दिन के लिए, बजाय के 9 महीने के लिए असुविधा होती। मलाड में बैठे हैं, मिड चौकी का फ्लाईओवर का काम चल रहा था पहले से, धीमी धीमी गति से, पीछे पढ़ के उसको खत्म कराया। ये 50-60 साल से हम यहाँ सुन रहे हैं कि इस क्षेत्र से सीधा कोंकण, क्योंकि बहुत कोंकण वासी रहते हैं, कोंकण रेलवे यहीं से उनको कोंकण ले जाने तो 1000 रुपए खर्च के वीटी जाओ, टिकट मिले नहीं मिले, परेशानी से लोग अपना सामान लेके घर में जा रहे हैं, तोहफा लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कुछ लेके जाते। इतनी परेशानी होती थी। हमने लोगों ने कहा गणेश उत्सव के समय यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए। हमने सिर्फ गणेश उत्सव नहीं, परमानेंट हफ्ते में 2 बार सीधा गोवा तक, तो पर्यटन भी बढ़ेगा और कोंकण वासियों को घर जाने मिलेगा। वो भी शुरू करवा दिया। गोरेगांव से बोरीवली तक लानी थी हार्बर लाइन एक्सटेंशन, वो काम शुरू करा दी। 1000 बेड का अस्पताल का काम तेजी से चल रहा है मागाताने मेट्रो स्टेशन के सामने। आप आके चलिए, आज ही जाके अपने कैमरा से शूट कर लीजिए, देखिए क्या तेजी से काम चल रहा है वहाँ। मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल और बेस्ट अस्पताल उत्तर मुंबई में होगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर मेरा कांदिवली में शुरू हुआ है 44 डेज के अंदर, 35,000 फुट में। स्टेट गवर्नमेंट से, BMC से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया है, और CII के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे साइबर दीदी बनाई जाएगी, साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ हमारी युवा युवतियों को तैयार किया जाएगा, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग होगी,
आईटीसी ने वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग सेटअप बनाया है, किचन बनाया है, कमरा बनाया है, हाउसकीपिंग कैसे होता है, फ्रंट ऑफिस बनाया है, बैक केटरिंग कैसे करते हैं, डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट में सर्विस के पूरा वहाँ सेटअप बना के हजारों बच्चों को तैयार करेंगे बढ़ते हुए टूरिज्म के साथ जुड़ने के लिए। वहाँ पे टेक्सटाइल ट्रेनिंग के लिए एपरल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई सिलाई की मशीन लाया है, जो विश्व में 2.5-3 महीने पहले लॉन्च हुई है। जब मैं उद्घाटन करने गया उसके 1.5 महीने पहले लॉन्च हुई थी, वो आज भारत में है। सिंगापुर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आईटी, उसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है। उनके अधिकारी सिंगापुर से आके देख के गए और भाई साहब वहीं पर हमने एक जॉब सेंटर भी बनाया है, जॉब सेंटर जिसमें 40 दिन में 3,200 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। और इस साल में अगले दिवाली तक 1 साल में 1 लाख लोगों को पूरे महाराष्ट्र से मैं आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए कांदिवली, हम आपको यहाँ से नौकरी दिलाएंगे आपके कौशल के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपकी मेहनत कितनी करते हो उसके हिसाब से। 1 लाख लोगों को कांदिवली से पूरे महाराष्ट्र, गढ़चिरौली से, विदर्भ से लेके, मराठवाड़ा से लेके, कोंकण से लेके, पश्चिम या उत्तर महाराष्ट्र से, और मुंबई तो है ही, हमारा उत्तर मुंबई भी है, जहाँ से लोग आएंगे सबका स्वागत है। हम यहाँ से उनको नौकरी दिलाएंगे। अभी तो मात्र 12 कंपनी जुड़ी और 3,200 लोग को मिल चुका है नौकरी। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत मैन पावर की शॉर्टेज है। L&T कहते हैं मुझे 45,000 लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, आईटी में उसको 25,000 लोग चाहिए, सिर्फ एक L&T कंपनी। ऐसे कितनी कंपनियां हैं। कल मुझे शाम को एक कार्यक्रम में क्वेस्ट करके एक कंपनी मिली, 6 लाख से अधिक लोग उसके पास है आज। बोलते हैं 1 साल भर में 7 लाख से अधिक हो जाएंगे, मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। और मैंने कहा उसको लक्ष्य दिया कि 10 लाख करो अभी जल्दी। उसने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, 10 लाख से अधिक लोगों को मैं काम दूंगा। इतना अपार अवसर है हमारे महाराष्ट्र के युवा युवतियों के लिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर और जॉब सेंटर शुरू। शिमपोली में मेरा दूसरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का काम चल रहा है। बीएमसी ने कहा 9 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, उसके बाद इससे भी बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर शिमपोली में खुलने जा रहा है। साई का ये आपको बात अपने श्रोताओं को जरूर बतानी चाहिए। 1940 में अंग्रेज 240 एकड़ कांदिवली पूर्व में स्पोर्ट्स के लिए मार्क करके अलॉट करके गए थे। 40 में 2014 यानी 74 साल में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने उसमें जमीन दे दे के दुनिया भर के लोगों को 2014 में मात्र 37 एकड़ बच गई थी। एक 203 एकड़ अलग अलग चीजों में चला गया। अब 37 एकड़ बचाने के लिए मेरे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, हमारे एमएलए अतुल भातखलकर, बाकी एमएलए कशमकश करते जा रहे थे। मामला बैठा नहीं था। 100 दिन के अंदर मैंने कलेक्टर से वो जमीन ट्रांसफर कराई टू दी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के साथ एमओयू फाइनल किया। और आप जानते हैं इन सब चीज़ों में सरकारी दाव पेच ये वो कितना महीनों सालों लग गुजर जाते हैं, और ये सालों से इनके बीच में चर्चा चल रही है। 1 हफ्ते में एमओयू फाइनल करा है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने स्वीकार कर दिया और मैंने जाके एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम भी कर दिया। कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई बड़ी पब्लिक आपने सुनी, कोई पब्लिसिटी? मेरे जितने काम बताएं आपने कोई पब्लिसिटी सुनी है? हम पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते हैं, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाया, उस 37 एकड़ में गया, एमओयू एक्सचेंज कराया, और अब हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए टेंडरिंग करेंगे, कोई अच्छे लोगों को लाएंगे। और जब 2036 में अगर भारत को मौका मिला ओलंपिक्स होल्ड करने का, तो कांदिवली से हमारे लोग ओलंपिक्स में जाके मेडल जीत के लाएंगे। 2 और मैदान का डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहा हूँ। एक बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पे है, एक प्रमोद महाजन जी के नाम पे। दोनों उच्च नेता जिन्होंने ये हमारा महायुति का संबंध जोड़ा था। ये अलग बात है कि
उद्धव ठाकरे जी ने ठुकरा के एक छोटा सा ग्रुप लेके 10-12 एमएलए थे उनके साथ, शायद 15, उनको लेके एक अलग गुट उबाटा बोलते हैं उसको बना दिया। पर आज भी शिवसेना बीजेपी की महायुति सक्षम है बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर, हिंदुत्व के सिद्धांत पर और महाराष्ट्र के गौरव के लिए काम कर रही है। उनके नाम का उद्यान और प्रमोद महाजन के नाम का उद्यान, ये दोनों इतना टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो गरीबों के लिए होगा, मिडिल क्लास के लिए होगा, और वहाँ पे वो लोग आके अपना बच्चे खेल कूद कर सकें। सभी स्कूल्स का रिवैम्प और मॉडर्नाइजेशन, सभी टॉयलेट, जितने शौचालय उत्तर मुंबई के, इन सबको आधुनिक बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का, साफ सफाई रखेंगे। ये सब कामों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। ये मेरा संकल्प भी है और करके दिखाऊंगा। महाराष्ट्र के लिए ढेर सारे काम सुना सकता हूं, पर हम सब जानते हैं महाराष्ट्र सरकार और मोदी जी की सरकार ने मिलके कितने सारे काम, वधावन पोर्ट हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई लेके जाएगा, पूरा ये क्षेत्र यहाँ से लेके पूरा वधावन तक, पालघर तक, पूरे क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। डिगी पोर्ट के बाहर मेरे मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल सिटी अप्रूव की है, भारत की सबसे बड़ी 6000 एकड़ में वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ रही है, स्मार्ट सिटी। उस पूरे नए रूप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। रायगढ़ की डेवलपमेंट, औरंगाबाद में शेंड्रा बिनकिन का हमारा और एक पार्क देख के आई है, अति आधुनिक है। आज सुबह मुझे किसी ने बताया 700 एकड़ उन्होंने वहाँ लिया है, बड़ा ऑटोमोबाइल का प्लांट लगा रहे हैं और शायद 15-20-25 हज़ार करोड़, मुझे पता नहीं, 700 एकड़ यानी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ऑटोमोबाइल। मतलब बिजनेस गुजरात में नहीं जा रहा है। कहाँ है? तो अभी इनके फेक नैरेटिव पे कोई विश्वास भी नहीं करता है। टोयोटा ने अभी 20,000 करोड़ वहीं पे औरंगाबाद में लगाने का निर्णय लिया, फिर उनके साथ साथ उसकी एंसिलरी आएगी। महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल है और महाराष्ट्र का भविष्य सेफ है। हम भी यही चाहते हैं पीयूष जी, आपकी जो विकास की दिशा है वैसे ही पूरे महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार मिले जिससे हम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग एक अच्छा भारत, एक अच्छा विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र भी देखना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।